आज के इस वीडियो में हम लोग तोरू दत्त के द्वारा लिखे गए एक पोइम को पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है अ सी ऑफ फॉलिएज। तो सबसे पहले इस टाइटल को हम लोग समझ लेते हैं। सी मीन्स होता है समुद्र और फॉलिएज का मतलब होता है वनस्पति, हरापन, हरियाली। तो कुल मिला के इस टाइटल का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे वनस्पति, हरियाली, हरापन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि सी जो होता है वो काफ़ी दूर दूर तक, काफ़ी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ होता है ना। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं हरियाली का एक समुद्र जैसा, या वनस्पति का एक बड़ा सा फील्ड, एक मैदान। इसको लिखा गया है तोरू दत्त के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग तोरू दत्त के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमारी राइटर आखिर कौन थी और इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। और उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप वीडियो अगर पढ़ते समय अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। तोरू दत्त हैज़ रिटन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव वर्ड्स। अब देखो, वर्ड्स कहने का मतलब लाइन होता है, पोएम होता है। तो तोरू दत्त ने दोनों तरह की पोएट्रीज लिखी हैं, डिस्क्रिप्टिव भी और नैरेटिव भी। बट इवन हर नैरेटिव पोएम्स हैज़ रिच डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। लेकिन उनके नैरेटिव पोएम्स में भी प्रकृति के बारे में अच्छा खासा वर्णन किया गया है, प्रकृति के बारे में बहुत जानकारी दी गई है। Much of her short life was spent in two spacious garden homes. अब देखो, उनकी लाइफ का जो ज़्यादातर पार्ट था उन्होंने दो ऐसे घरों में बिता दिया था जिसमें गार्डन जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। उनके घरों में बागीचे बहुत ज़्यादा थे। और वो जगह कौन कौन से जहाँ पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी? राम बागान एंड बागमोर। दो जगह का नाम दिया गया है, राम बागान और बागमोर, इन वेस्ट बंगाल। तो ये राम बागान और बागमोर कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल, जो कि भारत का एक स्टेट है। These gardens shaped her keen sense of observation and her response to color. और ये जो दोनों गार्डन्स हैं, इन्हीं गार्डन्स ने इनके ऑब्जर्वेशन को एक नई धार दी है, इनके सोचने विचारने और कलर के प्रति इनका जो रिस्पॉन्स था उसको और सुधार दिया, उसमें एक नया पैनापन ला दिया इस गार्डन ने, इन दोनों गार्डन में। अ सी ऑफ फॉलिएज इज अ सोनेट। ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, अ सी ऑफ फॉलिएज, वो क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट हम लोग किसको कहते हैं? अ पोएम विद 14 लाइन्स। एक ऐसा पोएम, एक ऐसी कविता जो 14 लाइन की होती है, जिसमें ऊपर का लाइन 8 होता है और नीचे 6 लाइन। तो ऊपर ऑक्टेट होता है और नीचे सिक्सटेट होता है ना। ऊपर 8 लाइन्स होते हैं और नीचे 6 लाइन्स होते हैं। दैट डिस्क्राइब्स बागमोर। और ये जो सी ऑफ फॉलिएज है, ये किसको डिस्क्राइब करता है? बागमोर को बागमारी को डिस्क्राइब करता है, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो चलो हम लोग इसके पहले ऑक्टेट को पढ़ते हैं लोग, फिर उसके बाद सिक्सटेट को पढ़ेंगे लोग। पहले ये 8 लाइन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। इसका फर्स्ट लाइन देखो, अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स आवर गार्डन राउंड। देखो, गर्ड्स का मतलब होता है सराउंड कर लेना, घेर लेना। तो अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स आवर गार्डन राउंड। तो कहने का मतलब हरियाली के एक समुद्र ने, मतलब हरियाली ने, हरापन ने हमारे गार्डन, हमारे बागीचे को चारों तरफ से घेरा हुआ है, घेर रखा है, घेर लिया है। मतलब इनके गार्डन में चारों तरफ जहाँ पे देखो हरियाली फैली हुई है। बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवैरिड ग्रीन। लेकिन ये जो हरियाली है उसमें सिर्फ एक ही कलर, सिर्फ ग्रीन ही नहीं है, उसमें अलग अलग तरह के रंग हैं। अब देखो यहाँ पे अनवैरिड कहने का मतलब क्या होगा? आपके बुक में दिया है विदाउट चेंज। कोई भी चीज़ जो अनवैरिड रहता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, द सेम, वो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन इनका जो गार्डन है, इनके गार्डन में जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, वो एक जैसा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ सिर्फ एक जैसा ही होता है वो थोड़ा सा डल लगता है। क्या लगता है? थोड़ा सा डल, थोड़ा सा उदास लगता है। लेकिन इनकी जो गार्डन में जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, उसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया थर्ड लाइन में, शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल
ऑफ ऑल कलर्स हियर आर सीन। अब देखो शार्प और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, एक चीज के जो अपोजिट होता है उसी को हम लोग कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स, जितने भी तरह के कलर्स होते हैं उन सब का अपोजिट कलर भी यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे तोरू दत्त बताती है कि मेरे गार्डन बागमारी में सिर्फ एक ही कलर ग्रीन नहीं है, यहाँ पे जितने भी कलर्स होते हैं वो भी देखे जा सकते हैं और उनके अपोजिट कलर्स भी देखे जा सकते हैं, है ना। अब फोर्थ लाइन को देखते हैं। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। अब जो टैमरिंड्स होते हैं, जो इमली होते हैं, उनका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है, वो पूरा ग्रीन नहीं होता, वो हल्का सा ग्रीन होता है। और ये जो टैमरिंड्स होते हैं वो काफ़ी ग्रेसफुल, काफ़ी शानदार होते हैं। टैमरिंड के नाम सुन के ही कितने लोगों के मुंह में पानी आ जाते हैं ना, खास करके गर्ल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। गर्ल्स को जो टैमरिंड्स, जो इमली होते हैं वो काफ़ी पसंद होते हैं। इफ़ देर इज़ एनी गर्ल्स हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, वो कैन राइट दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई गर्ल देख रहा है और इस बात से अग्री करता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हो, ठीक है ना। यहाँ पे तोरू दत्त कह रही है कि मेरे गार्डन में टैमरिंड्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है जिनका कलर क्या है, लाइट ग्रीन है। तो देखो ग्रीन भी हो गया और लाइट ग्रीन भी हो गया, तो दो डिफरेंट कलर्स की यहीं पे बात हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिफ्थ लाइन में। फिफ्थ लाइन में बताया गया है अमिड द मैंगो क्लम्प्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड। क्लम्प्स कहने का मतलब गुच्छा, झुंड होता है, और ग्रीन प्रोफाउंड कहने का मतलब कोई ऐसा चीज जहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कहने का मतलब आम के पेड़ और उनके पत्ते जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें आम के जो गुच्छे, आम के जो झुंड लगे हुए हैं, उनके बीच क्या हो रहा है, उनके बीच एंड पाम्स अराइज, तो आम के पेड़ों के बीच जो ताड़ के पेड़ हैं वो खड़े हुए हैं, ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, लाइक पिलर्स ग्रे। और ये जो ताड़ के पेड़ है ना, ये पिलर्स की तरह दिखते हैं, एक पाया की तरह, एक पिलर्स की तरह दिखते हैं। और इनका कलर क्या है, इनका कलर ग्रे है। आपने ताड़ के पेड़ को देखा होगा, इनका कलर ग्रे कलर का होता है। बिटवीन कहने का मतलब आम के पेड़ों के बीच क्या है, ये ताड़ के पेड़ खड़े हुए हैं। एंड ओवर, देखो ओ एपिस्ट्रॉफी और ई आर दिया गया है, इसको हम लोग ओवर पढ़ेंगे लोग। एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमल्स लीन। अब देखो सीमल्स कहने का मतलब क्या होता है, आपने सेमल का पेड़ देखा होगा जिसपे रेड कलर के फूल लगते हैं और जब वो फूल झड़ जाते हैं तो उसमें कॉटन उगता है, जिसको हम लोग रुई कहते हैं ना। हमारे यहाँ बिहार में इसको सेमर का पेड़ कहा जाता है, जिसकी लकड़ी को प्लाई भी कहा जाता है, प्लाईवुड कहा जाता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे पूल्स का मतलब होगा झरना, नदी, तालाब, ठीक है। तो यहाँ पे तोरू दत्त कहती हैं कि ये जो झरने, ये जो नदी, ये जो तालाब जो कि बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, इनके ऊपर सेमल का पेड़ जो है ना लदा हुआ है, इनके ऊपर सेमल का पेड़ झुका हुआ है। लीन मीन्स होता है झुका हुआ होना, और ये झुका इसलिए है रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड, क्योंकि इस पे रेड रेड कलर के क्या लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे ट्रम्पेट का साउंड क्रिएट हो रहा है, इससे ट्रम्पेट का साउंड निकल रहा है। अब ट्रम्पेट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आपने देखा होगा अक्सर बैंड वाले बजाया करते हैं किसी की शादी, किसी की बारात में। हमने ऑक्टेट को समझ लिया, अब हम लोग आ जाते हैं सिक्सटेट पे। बट नथिंग कैन बी लवलियर दैन द रेंजेस ऑफ बैम्बूज टू द ईस्टवर्ड। अब यहाँ पे तोरू दत्त कहती हैं लेकिन ईस्टवर्ड, पूरब की तरफ जो बांस के पेड़ हैं, बैम्बू मीन्स होता है बांस का पेड़, तो बांस के जो पेड़ है, बांस के जो वृक्ष है जो ईस्ट डायरेक्शन में है, उनसे प्यारा, उनसे खूबसूरत, उनसे ज़्यादा लवलियर कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं कब, व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स, कि जब चांद की रोशनी इन बांस के पेड़ों के बीच जो भी गैप्स होते हैं उनसे झांकती है, उनसे देखती है, तो ये क्या होता है, ये जो दृश्य होता है काफ़ी खूबसूरत होता है। और इससे क्या होता है, जब रात को चांद की जो रोशनी इन बांस के वृक्षों के बीच से गुजरती है, एंड द वाइट लोटस चेंजेस इनटू अ कप ऑफ सिल्वर,
तो जो वाइट कलर का जो लोटस होता है, जो कमल का फूल होता है, वो चांदी के कप जैसे, चांदी के कटोरे जैसे चमकने लगता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो ऐसा नहीं लगता कि एक सिर्फ कमल का फूल है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये कमल का फूल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कमल का फूल। इसको मून लाइट में दिखाया गया है, तो ये चांदी की तरह चमकता हुआ दिख रहा है। और कमल के फूल अक्सर आपको तालाबों में और कीचड़ में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्टेट सिक्सटेट के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लाइन में ये कहती हैं कि इन बांस के वृक्षों से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं हो सकता, जो कि पूरब की दिशा में है। और जब चांद की रोशनी इनके बीच से झांकती है तो क्या होता है, जो कमल के फूल होते हैं वो चांदी के कप जैसे चमकने लगते हैं। One might soon drunken with beauty then, or gaze and gaze on a primeval Eden in a maze। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं, वन कहने का मतलब कोई भी इंसान यहाँ पे रेफर किया गया, इंसान को बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर इस खूबसूरती को देख ले, इस सुंदरता को देख ले, तो वो ऐसे बेहोश हो जाता है। सून का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो वो ऐसे बेहोश हो जाता है जैसे कि मानो उसने शराब पी रखी है, और वो उस खूबसूरती को बस गेज और गेज करते जाता है, उसको निहारते जाता है, उसको देखते रहता है। ऑन अ प्राइमेवल ईडन इन अ मेज। अब देखो, प्राइमेवल ईडन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा बागीचा जिसको बाइबल के अकॉर्डिंग माना जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स थे, एडम और ईव यहाँ पे रहते थे, जिनको दुनिया में सबसे पहले उतारा गया था, वो उस गार्डन की खूबसूरती जैसा लगता है। यहाँ पे तुरुदत्त अपनी गार्डन को यहाँ पे प्राइमेवल ईडन के गार्डन से क्या कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं। और यहाँ पे कह रही है इन अमेज, वो इंसान जब इस खूबसूरती को देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है, काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, वो काफ़ी आश्चर्य में चला जाता है कि कोई भी चीज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे हमने अपनी पोइट्री को कंप्लीट कर लिया है। पोइट्री का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।